सेमीफाइनल आ चुका है और लोकेशन होती है टोक्यो टावर। हर एक प्लेयर को एक बजर दबाना है, एक बिंगो गार्ड पर एक डायगोनल, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन कंप्लीट करनी है। लगता है ना भाई कितना इजी गेम है, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर आता है एक बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही कोई प्लेयर बजर बजाएगा तो ऊपर से हैवी बॉल बरसना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन ओसाकी के पास क्लाइम करने की एक स्किल होती है जो कि उसे अपने फादर से मिली होती है। इसके बाद वो टॉप पे जाकर फ्री बजर को प्रेस करती है, जो कि लिटरली सबको बचा लेता है। ओसाकी की वजह से ही बचे हुए लोग फाइनल में जा पाते हैं। अब आता है बहुत ही खतरनाक गेम जिसका नाम होता है किक द कैन। जापान के हर बच्चे ने इस गेम को जरूर खेला होगा। इस गेम में प्लेयर्स को 10 कैन दिए जाएंगे। हर राउंड में एकदम सिंपल रूल होगा, कैन को किक करो, उसे उठाकर एरेना सेंटर में वापस लाकर रख दो। लेकिन ये सब करना है टाइमर खत्म होने से पहले। अगर टाइम निकल गया तो खेल खत्म। कैन के अंदर लगे हुए बॉम्ब फट जाएंगे। टेंशन और भी ज्यादा हाई होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे गेम की तेजी और प्रेशर बढ़ने लगता है। और इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आरिज़ू जख्मी है, वो प्रॉपरली भाई चल भी नहीं पा रहा। लेकिन एंड में भाई एक इमोशनल मोमेंट आता है। जिन लोगों को आरिज़ू इतनी देर से बचा रहा था वही लोग उसके काम आते हैं। कुछ लोग तो अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं आरिज़ू को बचाने के लिए। अब आता है इस सीरीज का सबसे डिस्टर्बिंग गेम, पॉसिबल फ्यूचर। इस गेम में आपको दिमाग की स्ट्रेंथ के साथ साथ फिजिकली स्ट्रेंथ भी चाहिए। हर एक प्लेयर को एक बैंड बनाया जाता है, फिर वो एंटर करते हैं ऐसे एरेना में जहाँ की 25 रूम स्क्वायर शेप में अरेंज होते हैं। रूल भाई उतने ही सिंपल होते हैं जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स। प्लेयर्स को रूम में डाइस फेंकना पड़ता है और जो भी नंबर डाइस पर आता है वही तय करता है कि कितने लोग आगे वाले राउंड में जाने वाले हैं, मतलब कितने लोग आगे वाले कमरे में जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर डाइस पर 2 आया तो 2 ही लोग आगे वाले कमरे में जाएंगे, बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि हर प्लेयर के पास स्टार्टिंग में 15 पॉइंट होंगे। ये पॉइंट्स इसके वॉच पर हमेशा रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। जैसे ही प्लेयर्स नए रूम में एंटर करते हैं पॉइंट डिडक्ट हो जाता है, मतलब जितना भाई तुम घूमोगे उतने ही आपके जीने के चांसेस कम होते जाएंगे। अगर डाइस ने अलाउ ही नहीं किया आगे बढ़ने का तो ऑटोमेटिक रूम लॉक हो जाता है। और अगर डोर अनलॉक करने हैं तो 2 प्लेयर्स अपनी जान पे खेलते हैं और उस प्लेयर की हेल्प करेंगे। बस इन्हीं 2 प्लेयर को आजू बाजू वाले रूम में जाना होगा। इस गेम की भाई एक खूबसूरती और होती है, हर एक दीवार पर हर एक कैंडिडेट का फ्यूचर दिखाई देता है। जैसे किसी प्लेयर को एक दीवार पर अच्छा फ्यूचर दिखता है तो वो लालच में उस तरफ चला जाता है। और भाई इस गेम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जाकर पता चलता है, जब प्लेयर एक रूम से दूसरे रूम में मूव करेगा तो जरूरी नहीं कि उसका एक ही पॉइंट कटे, कई बार तो उसके 4 पॉइंट भी कट सकते हैं, 5 भी कट सकते हैं, 6 भी कट सकते हैं। और इन्हीं सब चीजों के चलते हुए बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। मतलब अगर एक प्लेयर एक रूम से दूसरे रूम में जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसके फ्यूचर को देख के आगे नहीं बढ़ना है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि दूसरे रूम में एक से ज्यादा पॉइंट कट सकते हैं। इन प्लेयर्स को कैसे भी करके इन रूम्स के कोनों में पहुंचना है, किसी एक जगह पर इन्हें एग्जिट जरूर मिलेगा। फिर भाई आता है इस सीरीज का आखिरी गेम, जोकर कार्ड चॉइस। एक अकेला गेम बॉर्डरलैंड की पूरी साइकोलॉजी को डिफाइन करता है। आरिज़ू को मिलता है द वॉचमैन ऑफ द बॉर्डरलैंड, एक ऐसा कार्ड जो लाइफ और डेथ के बीच में खड़ा हुआ है। वॉचमैन अपने पत्तों से 2 रैंडम कार्ड निकालता है और आरिज़ू से कहता है कि कोई एक कार्ड चूज करो, तुम्हारी किस्मत तुम्हारी चॉइस पे ही डिपेंड करेगी। आरिज़ू एक कार्ड उठाता है और वो जोकर निकलता है, लेकिन आरिज़ू वॉचमैन से कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि दोनों कार्ड जोकर के हैं। मतलब आरिज़ू की चॉइस उसके हाथ में थी ही नहीं। और इसके बाद आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वॉचमैन यहाँ पर फिर से 2 चांसेस देता है कि आरिज़ू रियल वर्ल्ड में वापस चला जाए या आने वाले समय में उसके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी अनहोनी हो सकती है, या तो वो मौत को एक्सेप्ट कर ले जिसके आगे कुछ नहीं, सिर्फ शांति। आरिज़ू यहाँ पर रियल हीरोज वाली चॉइस लेता है, अपना दर्द और स्ट्रगल एक्सेप्ट करता है और रियल वर्ल्ड में जाना ज्यादा सही समझता है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं ओसाकी के लिए भी। और इस तरह भाई सीजन 3 की एंडिंग हो जाती है और हमारे वीडियो की भी। और जिसने भी इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है उसे जरूर देख लेना। अलाइस इन बॉर्डरलैंड की एंडिंग को मैंने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है।